नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 6 के भी चैप्टर नंबर 8 करेंगे भाई, साइंस। ठीक है, विज्ञान हम लोग एनसीईआरटी विज्ञान कर रहे थे भाई। मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी इतिहास और भूगोल 3 क्लास भी इस समय चल रही है। तो आज ये क्लास 6 का भाई 8वां चैप्टर है साइंस का। शरीर में गति क्या है? शरीर में गति आपको भैया सूची 1 को सूची के साथ मिलान करना है। इधर है संधि है, इधर उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, धुराग्र संधि और अचल संधि, कंदुक खल्लिका संधि और हिंद संधि आपको मिलान करना है। इनमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, जो धुराग्र संधि होती है वो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है भाई। ए का हो गया 2। अचल संधि क्या होती है भाई? अचल संधि जो होती है वो गति ना करने वाली, अचल संधि गति नहीं करती है। एक बी का हो जाएगा 4। वैसे जो कंदुक खल्लिका संधि है ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली होती है, कंदुक खल्लिका संधि। और जो हिंद संधि है ये आपके एक दिशा में गति करने वाली, जो घुटनों में पाई जाती है हिंद। ठीक है, एक दिशा में गति करने वाली संधि जाएगा। ए का हो जाएगा भैया 2। ए का 2 यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा सही आंसर। 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भैया इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखो, हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर भी कर दीजिए सभी लोग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती हैं, जैसे कि जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एवं छल्ले में घूमती है। जो धुराग्र संधि होती है वो बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में भी घूमती है। अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो गति नहीं कर सकती हैं, हिल नहीं सकती हैं। ये अचल संधि कहलाती हैं, जैसे कि ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि। जो ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य होती है वहां पर आपको अचल संधि पाई जाती है, जो कि वो हिल भी नहीं सकती है और गति भी नहीं करती है। कंदुक खल्लिका जो संधि होती है वो बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट कंधे और कूल्हे की संधियां होती हैं। ये सभी दिशाओं में जो कूल्हे की संधि है, ठीक है, और जो कंधे की जो आपने कंधा ऐसे देखो हिलाओ ऐसे चारों तरफ, ये क्या है? ये आपकी यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि हुई होती है जो सभी दिशाओं में गति करती है। हिंद संधि कोहिनी और घुटने, हिंद संधि जो होती है वो कोहिनी और घुटने की संधियों में होती है। ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। अगला है, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उपास्थि क्या होता है भाई? कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं, जो उपास्थि होती है वो हड्डियों के जितना कठोर नहीं होते हैं, उन्हें मोड़ा जा सकता है। उदाहरण कान की अस्थि हो जाएगी। और शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है, शरीर की संधियों में उपास्थि पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। ठीक है, एकदम बात सत्य है भाई। पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ते एवं फैलने से अस्थियां गति करते हैं। नहीं, एक साथ सिकुड़ने नहीं, एकांतर क्रम में अगर वो सिकुड़ते फैलते हैं तब भैया अस्थियां गति करती हैं, ना कि एक साथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाए गलत। आपको सही कथन बताना था, इसका मतलब केवल 1 हो जाएगा सही आंसर। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक सही है परंतु और गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े एकांतर क्रम में सिकुड़ते एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब 2 पेशियां में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी कि लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में रहती है। इसके विपरीत अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूरी स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। अगला प्रश्न भी अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। प्रश्न नंबर 3। केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको बताना है केंचुए संबंधित इसमें कौन सा सही नहीं है।
केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ठीक, यही बात क्या भाई गलत है। केचुए में हड्डियां अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण और संकुचन से होता है, ये बात सत्य है भी। ऑप्शन नंबर ए गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है कि शरीर की अधः सतह पर सूक्ष्म बाल जैसी आकृति केचुए को भूमि पर पकड़ने में सहायक है। बिल्कुल बात सत्य है। केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ये बात तो भी सत्य है। केचुआ क्या है? किसानों का मित्र भी कहलाता है। तो ए इसका हो जाएगा गलत आंसर, आपको गलत ही बताना था। व्याख्या देखते हैं इसकी। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इनमें पेशियां होती है। भाई अस्थि तो नहीं होती है लेकिन पेशियां होती हैं। ये पेशियां इसके शरीर के घटने यानी संकुचन और बढ़ने यानी कि विस्तारण में सहायता करती है। पेशियां के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुआ गति करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है। केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। ध्यान देना, उनका जो शरीर है अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन लेता है। नहीं भाई, गलत बात है। केचुए त्वचा द्वारा श्वसन लेता है। बिल्कुल बात सत्य भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। जो केचुआ होता है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियां का नहीं बना होता है। ठीक है, एकदम बात सत्य है। घोंगे के पेशी पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। घोंगे के पेशी पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं, ये भी बात सत्य है। यह कवच घोंगे के वजन को, जो कवच होता है घोंगे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उससे चलने में सहायता मिलती है। नहीं भाई, ये बात गलत है भाई। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गलत। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि आपको सही कथन ही बताना था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकक होता है। ये जो कवच है एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में सहायता नहीं प्रदान करता है। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है, जो उसका कवच होता है। घोंगे के पाद यानी कि पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंगा अपने इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लाइक और भी शेयर जरूर कर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है सूची 1 को भाई सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। चलिए, तिल चट्टा, इधर है पक्षी, मछली और सर्प। ठीक, प्रश्न नंबर 6। ठीक, तो जो तिल चट्टा है वो इसका शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है। जो तिल चट्टा होता है इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। पक्षी क्या होता है? पक्षी में इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते, पक्षियों के अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। मछली बचा भाई, जो मछली है इनका शरीर धारा रेखी होता है। मछलियों का शरीर क्या होता है? धारा रेखी होता है भाई, इसलिए पानी में इनको चलने में सहायता मिलती है भाई। सर्प, इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो ए का भैया 3 है और बी का 1। ए का 3, बी का 1 इन दोनों में है, और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और आपका सी का 2, हाँ सी का हो जाएगा 2, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो। तिल चट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिल चट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती हैं, जो उसकी विशिष्ट पेशियां होती हैं। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की
परंतु मजबूत होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं निकूले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर से एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों से मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज से गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में भाई सर्प नहीं चल सकता है। ठीक है, क्यों? और भाई सरल रेखा में गति नहीं करता है, अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में भाई ऐसे, मतलब ऐसे चला फिर तो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे एकांतर क्रम में चलेगा भाई। एकांतर क्रम में वलय बनते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। भूमि में वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है सर्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां से भी क्लास 6 का 8वां चैप्टर फिनिश होता है। हम लोग चलते हैं 9वें चैप्टर की ओर भाई, सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश भाई। ओके भैया, चले। पहला प्रश्न है, पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में। एक मिनट, क्या हम लोग क्लास 6 में ही है कि ये कोई, एक मिनट भाई समय दीजिए। क्लास 6 है, हाँ क्लास 6 का ही चैप्टर है। मैं सोचा भाई क्लास 7 का है, हम लोग क्लास 6 में ही अभी है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, उसे अनुकूलन, वो अनुकूलन कहलाता है। बात एकदम सत्य ये कह रहा है। अगला पॉइंट क्या है, मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंची क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। नहीं, जो अनुकूलन होता है वो थोड़े दिन में नहीं होता है, बहुत सारे दिन लगते हैं अनुकूलन होने के लिए। ठीक, अगर मान लो कोई ये व्यक्ति मैदानी क्षेत्र में है, अब ये गया भैया का पहाड़ी क्षेत्र में नहीं लगा, तो भैया वहां सांस लेने में भी दिक्कत होगी उसको। वो 2-4 दिन में उसको दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम होगी, वो बहुत सारा समय बिताएगा, तब वो अनुकूलित अपने आप को कर लेगा। तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई। ठीक, उपयुक्त में से आपको सही कथन बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कथन एक सही था, परंतु कथन 2 गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, यह हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों के अनुकूलन होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। यह परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं, ना कि अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन हजारों वर्षों में एक अनुकूलन से भिन्न होता है। अनुकूलन से पर्यानुकूलन भिन्न होता है। यह पॉइंट आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आवास के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य है भाई? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। बिल्कुल बात भाई सही है, जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। ये भी बात सत्य है भाई। जिसमें जीव, जिसमें भैया जान होती है, जीव होते हैं, है ना, वो होते हैं जैव घटक। जिसमें जान नहीं होती है वो होते हैं अजैव घटक। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये भी बात सत्य है भाई। ठीक, लेकिन कभी कभी हम इसको अजैव घटक मान लेते हैं इसको। ठीक, 2 का क्या हो जाएगा भाई सही आंसर? 2 में हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 गलत हो जाएगा भाई। इसका ये गलत है भाई, सम्मिलित है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊर्जा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में किसी में सम्मिलित
नहीं है, ये बात नहीं है, गलत बोल दिया है। अगर नहीं ना होता तो भाई सही होता, ये गलत हो गया। ये तो है, ये अजैव घटक के अंतर्गत आता है। ठीक, इसे ऊर्जा घटक भी कह देते हैं, लेकिन ये अजैव घटक के अंतर्गत आता है। इसका मतलब केवल 1 और 2 सत्य है भाई, 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर होता है। बिल्कुल बात सत्य है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। यह भी बात सत्य है। उसको पसीना नहीं आता है। क्या ऊंट को पसीना नहीं आता है? बिल्कुल बात सत्य भाई, ऊंट को पसीना नहीं आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही बातें क्या है, तीनों ही बातें इसकी सत्य है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, व्याख्या देख लो इसको। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। उपर्युक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना वे कई दिनों तक आराम से रह सकता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस, याद रखना तीनों को। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उपर्युक्त में से किसका या किनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है। उनमें से किनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा, जो मछली होता है, मछली पहले नंबर पर था, उसका शरीर धारा रेखी होता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग क्या आंसर, 4 का हो जाएगा इसी आंसर। 2 और 3 मछली का होता है, कोई ऑक्टोपस और जो स्क्विड था इसका नहीं होता है भाई, ये बात ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मछली का शरीर धारा रेखी होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में भी सहायक होते हैं, जो भैया मछली के शल्क होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का भी शरीर धारा रेखी होता है, परंतु स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं उनका शरीर धारा रेखी नहीं होता, लेकिन जब वो जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना जरूर लेते हैं ये लोग। अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन उपर्युक्त में से किनमें श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होते हैं? उनको सांस लेने के लिए इन तीनों में से किसमें क्लोम नहीं होते हैं? केवल एक है? नहीं, ऑक्टोपस में क्लोम होता है, इन दोनों में क्लोम नहीं होता है, व्हेल और डॉल्फिन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का सही आंसर। ठीक है, ऑक्टोपस में क्लोम, मछली में जैसे होता है क्लोम, ऑक्टोपस में भी क्लोम होता है, स्क्विड में भी क्लोम होता है, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन में क्लोम नहीं होता है। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में क्लोम यानी कि गिल होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात्र छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? बताएं, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में होता है, या तने में, या जड़ों में, या इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो नागफनी जो होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण तनों में होता है भाई। ठीक, क्योंकि नागफनी आपका मरुस्थल मिलता है। मरुस्थल के जो भैया पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो मांसल हो जाते हैं, है ना। पत्तियां जो हैं उसमें ये कांटेदार बन जाती हैं। ठीक है, तने का रूप ले लेती हैं पत्तियां। आपने देखा होगा जो या तो पत्तियां कांटेदार बन जाती हैं या वो बहुत ज्यादा मांसल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में
पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधे में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में से होने वाले जल की यानी हौस में कमी आ जाती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण समानता तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पानी की खोज में जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत अंदर तक चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर हम देखते हैं अगला। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग अपने दोस्तों के पास फटाफट। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? ठीक है, प्रश्न को पढ़िए पहले सही से। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में है। किस प्रक्रिया की बात हो रही है? श्वसन की, ना कि भोजन बनाने की, ना कि प्रकाश संश्लेषण की। कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में नहीं भाई, श्वसन में ऐसा नहीं। ये तो आपका होता है जब वो भोजन बनाती है, जब वो भोजन बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। बी क्या है? ऑक्सीजन को उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में बिल्कुल बात सत्य है। श्वसन में क्या करती है भाई? श्वसन जब वो करते हैं पेड़ पौधे, भोजन तो सिर्फ भैया दिन में बनाते हैं, जो श्वसन करते हैं वो दिन और रात दोनों में करते हैं। उस समय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। 7 का हो जाएगा बी आंसर इसका सही। ठीक है, चलिए हम लोग उसकी व्याख्या देखते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अगला है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किसमें किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? इनमें से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधों में होती है, जीव में या बीज में? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो ये तीनों में क्या होती है? श्वसन होते हैं। बीज में भी होते हैं, जीव और पौधे में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। श्वसन संबंधी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है तो यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक अन्य जैव प्रकम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। अगला पॉइंट है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, देखो ये थोड़ा कम सही से दिखाई दे रहा होगा तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उपर्युक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे के लक्षणों में सम्मिलित है? वो तीनों भैया किसमें? सजीव यानी जंतु और पौधे दोनों के लक्षण में भैया संबंधित है। केवल 1 और 2 है या केवल 1 और 3 है, केवल 2 और 3 है या 1 2 3 है। तो थोड़ा यहाँ कम अच्छा दिख रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ना। तो ये तीनों बातें क्या है? वही सत्य हैं। तीनों बातें पौधे और जंतु के तीनों के बारे में सत्य था भाई। ठीक है, चलिए उसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कि कांटा चुभना, तेज प्रकाश है, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। जैसे छुई मुई जो होती है आपकी, ठीक है, छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझाकर सिकुड़ जाती है, यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधे व जंतुओं दोनों में होता है परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न। भाई प्रजनन जो होता है पौधे और जंतु दोनों में होता है लेकिन उसके प्रजनन के तरीके भिन्न होते हैं।
अगला भैया है चैप्टर क्लास 6 का भाई 10वां चैप्टर है गति एवं दूरियां की मापन। गति एवं दूरियों का मापन। निम्नलिखित में से लंबाई का ईसाई मात्रक कौन सा है? मीटर, फुट, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। लंबाई का जो ईसाई मात्रक है वो मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी कि एसआई कहते हैं। लंबाई एसआई का मात्रक, जो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। वाहन, पंखा, झूला। ठीक है, सरल रेखीय गति है, इधर आवर्ती गति, इधर है वर्तुल गति। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है आपको बताना है। इनमें से कौन से सही सुमेलित है? केवल एक है, या एक और दो दोनों है, या भैया 2 3 है, या तीनों है। प्रश्न नंबर 1 2। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल भैया एक सुमेलित है। क्या है? केवल एक सुमेलित है। ठीक है, ये वाहन जो सरल रेखीय गति होता है, लेकिन पंखा ये आपका गलत हो जाएगा। झूला होता है आवर्ती गति। क्यों? चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है, जबकि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करता है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है, तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। जैसे पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति, ये होती है वर्तुल गति के उदाहरण होते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो झूला है, जैसे ये ऐसे चलो झूला है ना, और आपका जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है ऐसे, ठीक है, तो वो होती है आपकी आवर्ती गति। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों की पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है 3। थोड़ा ये कम अच्छा दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए पहला है 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? आपको असत्य कथन बताना था भाई। ठीक है, ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 3, असत्य कथन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई गलत, यानी कि केवल 3 गलत है भाई। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग चलेंगे भाई, अगला जो चैप्टर आपका है क्लास 6 का भैया 11वां चैप्टर है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार भाई सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।